नमस्ते। आप सभी का बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ अलका मेडिकल क्लासेस में। और यहाँ पर हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने हेल्थ के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। जो लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जीएनएम कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, एम फार्मा कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और रेडियोलॉजी कर रहे हैं, इन सभी कोर्सेज में एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है, जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ। और शाम में 6 बजे लेक्चर आता है। और अगर कल हमने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस किया है, तो स्पेशली नर्सिंग के छात्रों के लिए आज हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और इसमें हमने 8 क्लासेस कंप्लीट भी कर लिया है, हमारा 8 लेक्चर कंप्लीट भी हो गया है। ये है 9वां लेक्चर, जिसमें हम आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा क्या क्या आप सोचो, रीनल एनोमेलीज। क्या है रीनल एनोमेली? चलिए तो हम चेंज कर लेते हैं पेन को, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आज का टॉपिक क्या है। रीनल एनोमेलीज। अब ये क्या होता है? इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में कि एनाटमी और फिजियोलॉजी क्या क्या चीज़ें होती है। एनाटमी का मतलब है कि आप अपने बॉडी में अगर कोई ऑर्गन है तो उसके आप स्ट्रक्चर को पढ़ते हो। वो बना हुआ है तो कैसे बना हुआ है, वो अगर इस तरह दिख रहा है, गोल है, अंडाकार है, या फिर कुछ अलग शेप का है, तो वो किस तरीके से, किस मेम्ब्रेन से बना है। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि उसमें जो भी काम है वो कैसे कैसे हो रहा है, और आपकी ऑर्गन आपके बॉडी को कैसे हेल्प कर रही है। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं? एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं आपके किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी के फंक्शन के बारे में। किडनी के अंदर जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमें दिखाई देती है। वो सब चीज़ें क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ रहे हैं? एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम क्या पढ़ते हैं? रोग को पढ़ते हैं, डिजीज। अगर किडनी है तो इसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो किडनी में पत्थर बन जाना, या फिर किडनी में पानी भर जाना, या फिर किडनी में कुछ और दिक्कत हो जाना, किडनी के नेफ्रॉन में दिक्कत हो जाना, ये सब टॉपिक को हम एक लेक्चर में कवर कर रहे हैं। और आज का जो 9वां लेक्चर है, मतलब लेक्चर कौन सा है? 9th लेक्चर कौन सा है? 9वां है। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें आज का जो टॉपिक है वो है रीनल एनोमेलीज। हमने 8 रोगों को, किडनी के 8 रोगों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो 9वें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीनल एनोमेलीज को। अब ये क्या होता है, ये आपके सामने क्या है उसको मैं अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आज के लेक्चर में हम स्पेशली क्या पढ़ेंगे। किडनी में होने वाली समस्या, कौन सी समस्या है? अब देखिए यहाँ पे एनोमेलीज है और रीनल है। अब हम तो पढ़ रहे हैं किडनी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रीनल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेडिकल टर्म में हम किडनी को ही रीनल बोलते हैं, ठीक है। तो रीनल का मतलब किडनी, अब हमको समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है? एनोमेलीज है। क्या है? एनोमेलीज। अब इसका मतलब क्या है? एनोमेलीज का मतलब होता है कि जैसे आपका हाथ है, ठीक है। अब पहले आप वो सब चीज़ें भूल जाइए। अब ये सोचे कि आपका हाथ है, आपकी फिंगर है, अगर ये आपकी उंगली सीधी ना हो करके, या फिर पूरी इतनी लंबी ना हो करके ये थोड़ी छोटी रह जाए, इसकी बनावट में कहीं ना कहीं कमी हो जाए, तो क्या होगा कि अगर हम इससे नॉर्मल वाले फिंगर से, अगर इस वाले जिसमें डिफेक्ट है, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे ना कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत है। वैसे ही किडनी आपके बॉडी में जैसा होना चाहिए वैसा अगर वो दिखने में नहीं है, वैसा वो काम नहीं कर रहा है, उसकी ग्रोथ सही से वैसा हुआ ही नहीं है, बिल्कुल अलग है, नॉर्मल किडनी से बिल्कुल अलग हमें दिख रहा है, तो उसी स्ट्रक्चर को या फिर उसी डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? एनोमेलीज बोलेंगे, जो कि आपके ऑर्गन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, जो कि जन्म से ही बच्चों में ऐसा होने को हम मानते हैं कि उसी को हम बोलते हैं रीनल एनोमेलीज। एनोमेलीज का मतलब नॉर्मली आप ये भी समझे कि डिफेक्ट, जो ऑर्गन जिसको जितना डेवलप करना चाहिए उतना डेवलप वो नहीं हुआ है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। समझ में आया बात? तो उसी को हम बोलेंगे रीनल एनोमेलीज। अब इसमें जो स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, तो किडनी है
अब डिफेक्ट का एक टाइप का होता है, किसी किसी को आपने देखा होगा कि अगर उसके बाल हैं, सर पे बाल कम है, बाल झड़ रहे हैं, किसी का ज़्यादा झड़ रहा है, किसी का कम झड़ रहा है, या फिर किसी की आंखें हैं तो किसी की आंखें बहुत बड़ी है। अगर आंखों में दिक्कत है, किसी को कम देखने, किसी को कम दिखता है, या फिर किसी की आंख हल्की सी टेढ़ी हो जाती है, तो बहुत तरह की डिफेक्ट है ना। एक अंग है लेकिन उसमें प्रॉब्लम बहुत तरह के होते हैं। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं रीनल एनोमेलीज को, यानी कि किडनी में होने वाले डिफेक्ट को, तो एक आपकी किडनी है लेकिन डिफेक्ट बहुत तरह की होती है। अब ये जो डिफेक्ट है ये कब आता है? ये बच्चों में ही आने लगता है। जब आप, अगर आपके पास जन्म से बिल्कुल नॉर्मल किडनी है, फिर आप बड़े होंगे तो आपकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल होगी ना। लेकिन अगर जन्म से ही आपके पास डिफेक्ट वाली किडनी है, तो जब आप बड़े होंगे तो उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीनल एनोमेलीज में हम स्पेशली पढ़ते हैं कि बच्चों के अंदर कॉन्जेनाइटल ये प्रॉब्लम्स होती है। जब कोई बच्चा है, या तो वो माँ के पेट में है, या फिर वो बच्चे की डेवलपमेंट 3-4 महीने बिल्कुल सही से हुई और बाद में जाकर के उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगा, तब उसके किडनी में या फिर उसके अदर ऑर्गन में डिफेक्ट होने लगा। तो यहाँ पे हम किडनी के डिफेक्ट की बात करें तो किडनी में क्या क्या डिफेक्ट हो जाता है, वो डिफेक्ट भी बहुत तरह के हैं। तो बच्चों में ऐसा कैसे हो जाता है? जब ऐसा होता है तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, और आप अगर नॉन मेडिकल फील्ड से भी हो तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ठीक हो जाती है, लेकिन जानकारी आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको लेना, चाहे आप कहीं से भी लो। आपको मैं बता रही हूँ, आपको कोई और बता रहा है, और आप पढ़ रहे हो, तो आपको अगर सिलेबस में ये चीज़ें हैं तो आपको पढ़नी है। ये आपके लाइफ में भी अप्लाई होता है, क्योंकि आपके आने वाले जनरेशन के पास अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो, या फिर कोई आपके पास आता है, बहुत ही उम्मीद लेकर के लोग हॉस्पिटल आते हैं, है कि नहीं है? तो उस टाइम में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप सही से गाइड नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर के ऊपर ही सारा कार्यभार है कि हाँ वही देखेगा, वही समझाएगा मरीज को। नहीं, जो नर्सेज होती हैं, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, जो फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं, वो सबका बहुत ही अहम भूमिका होता है। हम किसी को भी इस चीज़ से अलग नहीं कर सकते हैं कि किसी का योगदान कम है और किसी का बहुत ज़्यादा है। सबका अपने अपने जगह पे बहुत ही उचित योगदान है और सब देते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल के छात्र हो, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी कोर्स में आपने अभी एडमिशन लिया है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको उस सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। आपके पास किताब है, आपको दिया गया है कि आपको ये पढ़ना है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम में आप उस चीज़ों को फोकस करें जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको रील्स नहीं देखना है, आप औरों की तरह नहीं हो। आप जिस चीज़ को कर रहे हैं उस चीज़ में आपको दर्द होगा, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर एक बार आपने इस दर्द को सह लिया, फिर आपके पास जो डिग्री आएगी ना, वो इतनी पावरफुल होगी, इतनी पावरफुल होगी। और जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपको खुद में वो चीज़ें महसूस होगी कि हाँ, आप जब दूसरों को देखेंगे, दूसरे आपके पास आएंगे, दूसरे आपके पास आकर के बोलेंगे कि मेरे बच्चे को ये हो गया है, क्या करना चाहिए। डॉक्टर से लोग सवाल पूछ नहीं पाते हैं। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो लोग आपके पास आएंगे, आप ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे। जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, जब ब्लड देता है इंसान तो उसको डर लगता है, आपको किस तरीके से उसको समझाना है, किस तरीके से उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, और ब्लड की किस तरीके से अच्छे से जाँच करनी है, ताकि उस पेशेंट की बॉडी में जो चीज़ें गड़बड़ है वो ठीक हो जाए, वापस से गड़बड़ी उसकी बॉडी में वापस से पैदा ना हो, आप सही जानकारी दे पाओ। आपको इसी दिन के लिए पढ़ना है, ताकि आपको कोई ये ना बोले कि तुमने डिग्री तो ले लिया है लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। आपको कोई ये ना बोल सके, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो। सबका अपना अपना अहम भूमिका है। जिसके पास नॉलेज है, चाहे वहाँ पे कितने भी लोग हो, कितना भी कंपटीशन हो, आप अलग से चमकोगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको नॉलेज बहुत ही अच्छे तरीके से लेना है। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, सफलता ही आपको पहचान दिलाती है। हम सबको पता है, दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता है जब तक कोई व्यक्ति कुछ बहुत अच्छा ना कर दे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो जाए, तब तक कोई जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी मेहनत करना है। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए, साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रीनल एनोमली, जिसमें रीनल यानी कि किडनी में होने वाले डिफेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। अब डिफेक्ट बहुत ही तरह का होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब किडनी में डिफेक्ट होता है तो आपकी किडनी जब बच्चा पेट में है, तो इसको हम किस में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ह्यूमन एम्ब्रियो
एम्ब्रियोलॉजी में। अब ये बहुत अलग एक किताब आती है, किताब मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे रखा होगा मेरे पास, रुकिए 2 मिनट, किताब मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, ये देखिए, ये जैसे किताब है ना, इतनी मोटी सी किताब होती है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का, और इसमें बहुत ही तरह की चीज़ें हैं, बच्चा कैसे डेवलप होता है, बच्चों का विकास कैसे होता है। तो मैं आपको इतने डिटेल में तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा भी समझ लीजिए, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, जिसमें जन्म से ही बच्चे में दिक्कत होता है। तो जब बच्चा पेट में होता है, ठीक है, तो बच्चा का आकार कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं, तीसरा हफ्ता गुजर चुका है, चौथे हफ्ते की, क्योंकि बच्चे में जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जाकर के यूट्रस में वो इम्प्लांटेशन हो जाती है उस चीज़ की, ठीक है, तो बच्चा ग्रो होता है। अब यहाँ पे एम्ब्रियो जब ग्रो होने लगता है, तो वहाँ पे मैंने ये भी समझाया था कि कब एम्ब्रियो बोलते हैं, कब फीटस बोलते हैं, कब बेबी बोलते हैं, तो उतने डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना। आपको याद रखना है, हमेशा बताऊंगी क्या, बिल्कुल बताऊंगी, जितनी बार पूछेंगे आप उतनी बार बताऊंगी, लेकिन इस लेक्चर में जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है पहले हम उसको समझें। जब आपके बच्चे का विकास पेट में हो रहा है, ठीक है, एक औरत के पेट में जब होता है विकास, तो चौथे हफ्ते में, चौथे हफ्ते के शुरुआती दौर में आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब हम जब बड़े हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में जो भी वेस्ट है, किडनी काम कर रही है ना उस वेस्ट को निकालने का, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर में एक होता है प्रोनेफ्रॉज। क्या होता है? प्रोनेफ्रोज। ये काम करता है चौथे हफ्ते के शुरुआती दौर में। जब चौथा हफ्ता शुरू हो जाता है तो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है और किडनी की तरह काम करता है, और चौथे हफ्ते के जब ख़त्म होने को बारी आती है ना, तो चौथे हफ्ते के बीच में ये बनना शुरू हो जाता है और एंड तक ये बन जाता है। और ये देखिए ये किस तरीके से बन करके यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फिर ये देखिए, ये आपके वेस्ट को निकालने का काम करते हैं, वो अलग अलग तरीके से काम है, उसको हम डिटेल में किसी और लेक्चर में जब हम एम्ब्रियोलॉजी के क्लासेस को डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेसोनेफ्रॉस है, और ये जो डक्ट है इसको हम बोलते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट। अब इसमें ट्यूब्स भी होते हैं, छोटे छोटे ये ट्यूब्स है ना, इसको हम बोलते हैं मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डक्ट चौथे हफ्ते के अंत तक ये जो डक्ट है पूरी तरह से विकसित हो जाता है, और जब ये विकसित हो जाता है तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो छोटा सा, अब मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर में बता दूं, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये छोटा सा, या आपको दिख रहा है ना ये छोटा सा, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए ये डक्ट आराम से मेसोनेफ्रिक जो आपकी ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स और ये डक्ट, मेसोनेफ्रिक डक्ट आगे बढ़ी हुई है। अब इसी डक्ट से एक छोटा सा आपको दिख रहा है बर्ड निकला हुआ है, और छोटा सा कली टाइप का, जिससे कहीं से फूल निकलने लगता है, बिल्कुल वैसा निकल रहा है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये है आपकी किडनी, और जो ये जो बर्ड टाइप का है, जो कली टाइप की है, बर्ड का मतलब होता है कली, जो फूल की कली होती है नॉर्मली, ये जो कली टाइप की है इसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रॉस। तो होता क्या है कि जब आपकी किडनी बन रही है तो बनने के शुरुआती दौर में हम उसको किडनी नहीं बोलते हैं, दो चीज़ों से मिल करके वो फिर डेवलप होती है, और वो दो चीज़ कौन है, एक आपका कली है, एक आपका डंठल है। तो जो आपकी कली है उसको हम बोलेंगे मेटानेफ्रॉस, ठीक है, और जो आपका डंठल है उसको हम बोलेंगे यूरेटेरिक बर्ड बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब जब इतना समझ में आ गया तो आप देख रहे होंगे कि ये जो किडनी है हमारे लंबर रीजन में रहता है। अब लंबर रीजन क्या है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम पीछे घूमते हैं, ठीक है, तो ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, तो जो गर्दन के पास की रीढ़ की हड्डी है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल, जिसकी संख्या 7 होती है। अब गर्दन के नीचे से यहाँ तक आपके फेफड़े तक, ठीक, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक, तो उसकी संख्या 12 होती है। फेफड़े के नीचे जो रीढ़ की हड्डी है 5, उसको हम बोलते हैं लंबर, और फिर आपके कमर के नीचे जो होती है उसको हम बोलते हैं सैक्रम, फिर नीचे होता है उसको हम बोलते हैं कॉकिक्स। जो सैक्रम होता है वो 5 हड्डियों का फ्यूजन होता है, मतलब 5 हड्डियां, जब हम मानव का विकास हुआ तो वो हड्डियां आपस में जुड़ गई, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ पे 5 हड्डी है, जो कॉकिक्स है वहाँ पे 4 है। तो वो क्या है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी ही है, लेकिन वो फ्यूज कर गई है नीचे जा करके।
तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो किडनी होती है वो लंबर रीजन में होती है, मतलब फेफड़ा आगे से ऐसे तो पीछे से देखिए फेफड़ा के जस्ट नीचे 5 रीढ़ की हड्डी है। अब मैंने किडनी के स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में ये समझाया था कि लंबर रीजन में भी कहाँ से शुरू है और फिर कहाँ तक है। लंबर रीजन में आपके थोरेसिक के लास्ट से शुरू है और कहाँ तक है, तो उसको आप उस वाले लेक्चर में देखिए। लेकिन मेनली आप बस इतना समझिए कि जो लंबर रीजन है, आपकी रीढ़ की हड्डी क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पे फेफड़े के जस्ट नीचे है 5 लंबर रीजन। अब उस लंबर रीजन में हमारी किडनी होती है इस टाइप की, हमारी किडनी 90 डिग्री पे इस टाइप की आगे आगे होती है, ठीक है, एक दूसरे को इस तरफ फेस कर रही होती है। तो हुआ क्या कि लंबर रीजन में हमारी किडनी नॉर्मली रहती है, लेकिन जब हम मम्मी के पेट में थे तो कैसी थी, तो ऐसी थी, एक इस टाइप से बर्ड था और इस टाइप से ना डंठल टाइप का था। तो जो बर्ड था उसको हम क्या बोले, मेटानेफ्रॉस बोले, और जो कली थी उसको हम क्या बोले, यूरेटेरिक बर्ड बोले, ठीक है। अब ये है सैक्रम रीजन में, मतलब लंबर रीजन से नीचे वाले पार्ट में ये है। लेकिन जब आप मम्मी के पेट में थे तो ये आपके नीचे थी, एकदम आपके नाभि के नीचे साइड से, ठीक है, उस वाली हड्डी के पास थी, उस वाले लोकेशन में थी। अब जब हम बड़े होते हैं तो खिसकते 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 ना ये थोड़ा ऊपर आने लगता है, तो ये ऊपर आते 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 लंबर रीजन में आ जाता है। तो सबसे पहले जब हम मम्मी के पेट में थे तो हमारी किडनी कहाँ पर थी, सैक्रम रीजन में थी। लेकिन जब हम बड़े हो गए और हम जब बाहर आए तो फिर हमारा किडनी कहाँ पे था, हमारा किडनी था लंबर रीजन में। याद रहेगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आपकी किडनी बनती है, जब एक बच्चे के अंदर किडनी बनती है तो मेटानेफ्रॉस और यूरेटेरिक बर्ड के माध्यम से फिर वो विकसित होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विकास के दौरान ही इसमें गड़बड़ी हो जाती है। इसमें गड़बड़ी होने की वजह से फिर बच्चे के बॉडी में किडनी की डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसको आगे जा करके उसके जीवन में आगे जा करके उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। अब ये जो डेवलपमेंट के टाइम में जो ये गड़बड़ी है वो बहुत ही तरह की होती है। ये जो गड़बड़ी है वो किस किस तरह की होती है उसको मैं आपको बता दूं। सबसे पहला टाइप का जो गड़बड़ी है वो क्या है, वो है आपका रीनल एजेनेसिस। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माल फॉर्मेशन एराइज ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली जो मैंने आपको क्या बताया कि एक बच्चा है, उसकी बॉडी में किडनी की डेवलपमेंट हो रही है और जन्म से ही उसमें गड़बड़ी आ गई है। अब माल फॉर्मेशन का मतलब ही वही है, हमने बस इसी को इंग्लिश में लिख दिया है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए है, माल फॉर्मेशन का मतलब है कि जो आपकी फॉर्मेशन हो रही है, जो किडनी बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो उसी को हम बोलते हैं माल फॉर्मेशन, ठीक है। एराइज का मतलब है कि जब उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ड्यू टू मतलब दौरान, उस दौरान, तो जब प्रक्रिया हो रही है ऑर्गेनोजेनेसिस की, इसका मतलब है ऑर्गन के डेवलपमेंट की। ऑर्गन मतलब क्या होता है, ऑर्गन मतलब होता है आपके बॉडी का कोई पार्ट, और जेनेसिस का मतलब होता है उसकी उत्पत्ति होना, वो कैसे कैसे बन रही है, कैसे कैसे वो विकास कर रही है। तो जब आपकी ऑर्गन का विकास हो रहा है उस टाइम में क्या हो रहा है, उस टाइम में माल फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें गड़बड़ी हो जा रही है। और वो गड़बड़ी कौन कौन सी प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती है, लेकिन जो मेन आपको देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार है। समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल एकदम हिंदी में आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिलेंगे। और साथ में आपको डेली शाम में 6 बजे लेक्चर को अटेंड करना है, और क्लासेस सारे फ्री है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करते हो वो भी फ्री है। हमेशा आप पूछते हैं कि कोई चार्ज है क्या, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। आप डू यू नो सीरीज़ के लिए पूछते हैं तो वो जा कर के एप्लीकेशन पर से आप परचेज कर सकते हैं। उसमें 10 वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नर्सिंग के छात्र हो या फिर नहीं हो, मेडिकल के छात्र हो या फिर नहीं हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जा करके देखोगे। नहीं देखना है कोई बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। वो आपको गूगल प्ले स्टोर से अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर जा करके आपको क्या करना है उसको देखना है। और लोगो चेंज हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो, यूट्यूब चैनल पे लोगो चेंज हो गया है चैनल का, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो।
मैंने वैसे आपको बता भी दिया था ग्रुप में। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको ग्रुप में मिल जाता है, आपको कुछ भी पूछना है ग्रुप में आप पूछ सकते हो, बहुत से लोग हैं आप भी पूछ सकते हैं। तो कैसे कैसे डिफेक्ट है, सबसे पहला है रीनल एजेनेसिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी बच्चे में एक किडनी की सही से विकास, सही से उसका डेवलपमेंट हुआ है, दूसरे का हुआ ही नहीं है, नॉर्मली यही है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये 4000 बच्चों में एक बच्चे को ये दिक्कत होता है। ये एक किडनी है बच्चे में और एक किडनी नहीं है। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि लड़कों में ये समस्या ज़्यादा होती है लड़कियों की अपेक्षा। अब यहाँ भी लड़के पिस रहे हैं, तो लड़कों को ये जो दिक्कत है वो ज़्यादा होती है। भगवान करे किसी को ऐसी दिक्कत, किसी के बच्चे को ऐसी दिक्कत ना हो। लेकिन अगर कभी भी आप ये टर्म सुने रीनल एजेनेसिस, इसका मतलब है कि बच्चे के बॉडी के अंदर में एक किडनी है, दूसरी नहीं है, दूसरे का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये 4000 बच्चे में एक बच्चे को ऐसी समस्या होती है और लड़कों को ये दिक्कत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा है रीनल डिस्प्लेजिया। अब यहाँ पे रीनल का मतलब है किडनी और डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे दो शब्द है, ध्यान से देखें तो दो शब्द है। डिस का मतलब क्या होता है, डिस का मतलब होता है इल, मतलब बीमार, ठीक है। डिस का मतलब होता है इल और प्लेजिया का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। तो प्लेजिया हो गया ग्रोथ, ठीक है, और उसके साथ लगा डिस, मतलब उतनी अच्छी तरीके से विकास हुआ नहीं है। अब किडनी है आपकी, ठीक है, किडनी है आपकी। किडनी में हुआ क्या कि किडनी का सही से ग्रोथ नहीं हुआ है, मतलब आपकी किडनी की जो मसल्स है उसमें कार्टिलेज भी है। अब जब डेवलपमेंट हो रही है और जब हम बड़े हैं और जब भी हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि किडनी के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होता है, उसके अंदर तरह तरह के लेयर्स हैं जिसको मैंने आपको बताया है। उसके अंदर कार्टिलेज पाया जाता है। अब हड्डी होता है और एक कार्टिलेज होता है। हड्डी क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है और कार्टिलेज लचीला होता है। जैसे कि हमारा कान है, हमारा नाक है, लचीला है कि नहीं है। मैं ऐसे करके बोलूँगी तो मेरा आवाज़ चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो हड्डी के अंदर क्या है, हड्डी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही टाइट है और हड्डी जल्दी से टूटता नहीं है। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट, और इस हड्डी के ढांचे में ही हम हैं, साथ में उसमें मसल्स अटैच है। किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। पूरे बॉडी में जो हड्डी है, जो मसल्स है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। एक लेयर होती है, एक टिश्यू होता है। आपने अगर सेल्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। आप नॉर्मली इतना समझिए कि हड्डी है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज होती है लचीली, हड्डी होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माचो मैन जो बोलते हैं ना, जब आप गंजी का देखते हो ऐड बनियान का, तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माचो मैन, जिसको किसी से भी डर नहीं लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, देखते ना हम लोग, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो वैसे ही हड्डी होती है। कार्टिलेज कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, लचीला होता है, समझ में आ रहा है बात, लचीला होता है, कार्टिलेज है ये। आप मुर्गे की टांग को जब खाते हैं तो कुछ कुछ उसमें कार्टिलेज होते हैं जो कि कच कच करके आप खाते हो, तो वो क्या है, वो कार्टिलेज है जो कि लचीला होता है। और इस वजह से यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेजिया में किडनी की डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन जब हम देख रहे हैं, जब डॉक्टर जब एक्सरे करते हैं बच्चों का, तो देखते हैं कि ओ माय गॉड, वहाँ पे तो कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, अब नॉर्मल है क्या किडनी, नॉर्मल नहीं है किडनी, उनको बोलना पड़ेगा आपके बच्चे की किडनी नॉर्मल नहीं है। तो जब कार्टिलेज वहाँ पर प्रेजेंट हो या फिर वहाँ पे जो टिश्यू है, वहाँ पे जो लेयर्स है, वो कहीं बहुत ज़्यादा टाइट हो, वो सही से काम नहीं कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं रीनल डिस्प्लेजिया। प्लेजिया का मतलब क्या है, प्लेजिया का मतलब है कि सही से ग्रोथ नहीं होना। अब प्लेजिया का मतलब होता है ग्रोथ और डिस का मतलब होता है वेरी बैड, वेरी पुअर। जब बच्चा आता है और उसके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, तो सीबीएसई स्कूल्स में, हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन हम ऐसा देखते हैं, अब आंटी वगैरह आती है तो बताती है कि उनके जो टीचर है वो इंग्लिश में बोलते हैं कि वेरी बैड, वेरी पुअर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आपके बच्चे की परफॉर्मेंस वॉज वेरी वेरी बैड, ऐसे करके। तो हम लोग के स्कूल में, हम लोग के टाइम में ना पेरेंट्स आते थे, ना पेरेंट्स का मीटिंग होता था। हमें जैसे भी मार्क्स आए हम बाहर खड़े रहते थे लाइन में लग करके। हम बहुत दिक्कत से पढ़े हैं जाने दीजिए। तो रीनल डिस्प्लेजिया,
और तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपकी किडनी है वो सही से ग्रोथ नहीं हो पाई, उसमें कार्टिलेज भी आपको दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि जो लेयर्स है ना वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी है बच्चे की, दोनों दोनों में एक किडनी सही है, लेकिन दूसरे में हम देख रहे हैं कहीं एक पोर्शन पे कार्टिलेज प्रेजेंट है और वहाँ पे टिश्यू भी है ना, जो उसकी लेयर है वो काम नहीं कर रही है, वो नॉर्मल टिश्यू नहीं है, बहुत ही टाइट है, जबकि किडनी की जो टिश्यू होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो हम उसको बोलते हैं सिगमेंटल। तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सिगमेंटल, सिगमेंटल, सिगमेंटल डिस्प्लेजिया। एक होता है कि किडनी है आपकी और पूरी किडनी में सेम वैसे ही देखने को मिला है, इधर उधर कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गए हैं कि हाँ ये क्या हो गया, किडनी में कार्टिलेज भी है, पूरी किडनी में आपके देखे तो स्कारिंग टिश्यू है, टिश्यू बहुत ही ज़्यादा टाइट है, नॉर्मल जैसा आपका लेयर होना चाहिए किडनी का वैसा नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव का मतलब होता है फैला हुआ, सिगमेंटल का मतलब होता है किसी एक पोर्शन में कुछ दिक्कत हो जाना, लेकिन दिक्कत तो है, तो इसको हम बोलेंगे रीनल डिस्प्लेजिया। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा हम देखते हैं रीनल हाइपोप्लेजिया। अब ये हाइपोप्लेजिया क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया रीनल का मतलब होता है किडनी और प्लेजिया का मतलब होता है ग्रोथ। तो अगर यहाँ पर हाइपो अगर नहीं होता, अगर हम इसको छुपा देते तो किडनी की ग्रोथ हो रही है, ये कहने का मतलब था। ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन आप डरो मत क्योंकि अंग्रेजी काफ़ी इजी है। अगर इसी चीज़ को हम अगर हिंदी में पढ़ते ना तो हम कभी पास नहीं कर पाते। हिंदी बहुत ही टफ लैंग्वेज है, हमको लगता है कि जब हमको हिंदी बोलने आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज है, नॉर्मल सी लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही टफ लैंग्वेज है। आप स्पेलिंग में देख लो, आप स्पेलिंग गलत कर दोगे हिंदी का, बहुत ही टफ लैंग्वेज है। इसीलिए अंग्रेजी में है तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लिखने में एग्जाम में आप कम शब्दों में भी आप अपनी बातों को रख पाते हैं, लेकिन हिंदी में आपको प्रॉपर उसके ग्रामर को देखना पड़ेगा। लेकिन हिंदी में भी आप हिंदी में सोचो, आप हिंदी में सीखो, आप हिंदी में पढ़ो, लेकिन उसको लिख दो इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर यहाँ पे कोई चेक करने नहीं आ रहा, बस EZMR थोड़ा बहुत आप सीख जाइए, तब आपको आराम से पास कर जाएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। और आपकी एबिलिटी किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, रीनल हाइपोप्लेजिया। अब रीनल हाइपोप्लेजिया, प्लेजिया का मतलब ग्रोथ है, रीनल का मतलब किडनी है और लगा है हाइपो। हम हमेशा जानते हैं कि हाइपो हाइपर, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पर लगा है हाइपो। अब किडनी की ग्रोथ तो हुई है लेकिन हाइपोप्लेजिया है, मतलब किडनी की ग्रोथ हुई है लेकिन कम ग्रोथ हुई है। क्या हुई है, कम ग्रोथ हुई है। अब इस कम ग्रोथ का मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैंने आपको ये सिखाया था किडनी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले लेक्चर में कि आपकी किडनी है, ठीक है। अब ये जो किडनी है आपकी फुल्ली डेवलप्ड किडनी है, बिल्कुल स्वस्थ, एकदम ताज़ा तरोताज़ा, एकदम ताज़ा ताज़ा आपकी किडनी है आपके पास। अब इसमें बहुत सारे होते हैं नेफ्रॉन्स, किडनी में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होता है, उसको हम मानते हैं कि फुल्ली डेवलप्ड किडनी है। लेकिन अगर वही किडनी की साइज़ छोटी हो जाए जितनी उसकी साइज़ होनी चाहिए, इसका मतलब है कि किडनी डेवलप तो हुआ है लेकिन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। अब जब किडनी की साइज़ छोटी है इसका मतलब है कि नेफ्रॉन की साइज़ छोटी होगी। जब नेफ्रॉन की साइज़ छोटी होगी उसी को हम बोलते हैं रीनल हाइपोप्लेजिया। ग्रोथ तो हुआ है किडनी का लेकिन ग्रोथ बहुत कम हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे रीनल हाइपोप्लेजिया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स बट नॉर्मल आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही है, किडनी देखने में बिल्कुल वैसी है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कि आपको किसी ने टॉफ़ी दिया। अब भाई बहन में होता है ना कि एक टॉफ़ी है, हम उसको दो कर लेंगे, बंटवारा करते हैं, कोई भाई ज़्यादा खा गया, कोई भाई कम, आपको कम दिया गया तो आप बोलोगे ना कि हाँ मुझे कम दिया, मुझे छोटा दिया, मुझे क्यों बड़ा नहीं दिया। तो टॉफ़ी तो सेम है, टॉफ़ी का कंपोजिशन भी सेम है, खाने में भी बिल्कुल सेम सेम लगेगा, लेकिन आपके पास छोटी वाली आई ना, आपको छोटा वाला दिया गया। इसका मतलब है सेम वैसे ही किडनी है लेकिन साइज़ छोटी है, साइज़ छोटी होने की वजह से उसमें नेफ्रॉन्स कम होंगे क्योंकि किडनी में जगह नहीं है। देखने में बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन अपने साइज़ से छोटी है, तो फुल्ली डेवलप हम उसको नहीं मानेंगे। कैसे मान ले हम, 1 इंच भी हम उसको कम कैसे मान ले, क्योंकि अगर हम कुछ कम लिखते हैं तो क्या नंबर दिया जाता है एग्जाम में, नहीं दिया जाता है।
तो हम 1 इंच कम कैसे मान लें? कहीं भी आप जाते हो ना, जब पुलिस की जब भर्ती होती है, तो 1 इंच भी कम चलता है क्या? नहीं चलता है। फिर हम यहाँ पे क्यों बोले कि 1 इंच कम होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन उसमें साइज़ छोटी है, उसमें नेफ्रॉन्स कम है। उसको हम क्या बोलेंगे? रीनल हाइपोप्लेजिया। अब जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हमने ये सीखा है, मैंने आपको ये बताया कि किडनी के साथ-साथ एक पाइप भी होती है इस टाइप की, और फिर एक थैली होता है, और फिर नीचे में पेशाब के रास्ते से ये इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है ये थैली। तो ये जो आपकी पाइप है इसको हम बोलते हैं यूरेटर। तो किडनी पूरी तरीके से इसको छान करके, आपके वेस्ट को छान करके कहाँ पे क्या करती है? आपके वेस्ट को छानने के बाद ये आपके यूरेटर में डालती है पेशाब को, यूरिन को, और फिर वो जो आपकी यूरिन है वो इस थैली में जमा होता है और टाइम टू टाइम आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन हुआ क्या कि जब आपकी किडनी की साइज छोटी है, ये जब छोटी है ना, तो यहाँ पे यूरेटर में भी दिक्कत आ जाएगी, वहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा उत्पन्न होगा, जिससे आपका पेशाब आपकी थैली तक तो आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत हो गया। अब जब यहाँ पर दिक्कत हो गया तो हम क्या करेंगे? तो हम आपको पेशेंट को बोल सकते हैं कि सर्जरी करवा ले। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो एक पाइलोप्लास्टी होता है, जिसकी मदद से हम यूरेटर में जो भी बाधा उत्पन्न है उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली ये होता है, हम ऐसा देखते हैं कि कभी कभी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। एलोपैथी में इलाज तो है, लेकिन सिम्टम्स के, जब आपको कोई लक्षण आ रहा है तो आपको देंगे वो दवाई, लेकिन प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो सही से नहीं कर पाते हैं। अब मैं एलोपैथी ही आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन ये चीज़ रियलिटी है। इसमें हमेशा किताब में भी लिखा रहता है कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मतलब इसका कोई भी ट्रीटमेंट है ही नहीं, कोई भी पर्टिकुलर इलाज नहीं है जिसकी वजह से हम ये माने कि ये ठीक हो जाएगा। सिम्टम्स पे हम काबू पा सकते हैं। अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई है बॉडी में, तो उस चीज़ को डैमेज ना हो इसके लिए हम दवाइयों को दे करके उसको रोक सकते हैं। चौथा जो डिफेक्ट है हम देखते हैं रीनल एक्टोपिया। इसका मतलब है कि किडनी आपके लंबर रीजन में होना चाहिए जब आप बड़े होते हैं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, लेकिन सही जगह पर है ही नहीं। किडनी दोनों साइड होता है ना, लंबर रीजन में दोनों साइड होता है, लेकिन किडनी अब किसी एक साइड है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे होगा कि फेल टू असेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इनटू ट्रू पेल्विस। सबसे पहली बात कि लोकेशन सही नहीं है। अब सैक्रम में जब हम पेट में थे तो हमारे सैक्रम रीजन में डेवलपमेंट हो रही थी, नाभि के नीचे वाले रीजन में, लेकिन जब हम अब बड़े हो गए हैं तो उसको आना चाहिए लंबर रीजन में। अब हे भगवान, वो तो आया ही नहीं है, वो तो आया ही नहीं है लंबर रीजन में। अब यहाँ पर दिक्कत हो गया, लोकेशन सही नहीं किडनी का, तो ये भी समस्या, गंभीर समस्या हो गया। अब जब ऐसा दिक्कत होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स और होंगे? तब आपको पेशाब करने में दिक्कत होगा, जो किडनी के पास जो आपका यूरेटर है, जो पाइप है, उससे भी सही सही तरीके से पेशाब छन नहीं पाएगा, और पेशाब प्रॉपर तरीके से छन करके बॉडी के बाहर नहीं जा पाएगा। उसी को हम बोलते हैं यूरेटेरो पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। अब एक होता है वेसिको यूटेरल रिफ्लक्स। इसका मतलब ये है कि जो आपकी थैली है, अगर पेशाब यहाँ पे आ भी गई है तो पाइप के माध्यम से वापस वो जो पेशाब है वो किडनी में जाएगा। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि पेशाब तो किडनी से बाहर आना चाहिए, वो वापस से नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें, वेसिको यूरेटेरल। अब वेसिको का मतलब क्या है? वेसिको का मतलब होता है आपके ब्लैडर से संबंधित, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित। ठीक है। अब एक और चीज़ है यूरेटेरल, मतलब यूरेटर से संबंधित, आपके ब्लैडर, थैली और यूरेटर दोनों से संबंधित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे रिफ्लक्स का मतलब है कि वापस से जाना। तो तोड़ तोड़ के मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये वाली दिक्कत होगी। उसके बाद कौन सी दिक्कत होगी? उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी दिक्कत होती है? मल्टीसिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया हो सकता है, मतलब किडनी में आपके, एक ही किडनी में या फिर दोनों में बहुत तरह के आपको सिस्ट देखने को मिलेगा, बहुत तरह के सिस्ट देखने को मिलेगा, जिससे किडनी आपकी काम नहीं करेगी। तो ये सारा खतरा होता है अगर लोकेशन सही पर नहीं है। अगर सही लोकेशन पर आपकी किडनी है ही नहीं, बच्चे की किडनी है ही नहीं, सर पकड़ के आप रह जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें कभी कभी जब जन्म से कुछ प्रॉब्लम होता है तो ठीक नहीं होता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपने डाइट को प्रॉपर रखें, प्रॉपर आप पोषण वाली चीज़ों को खाएं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो कोई
कूद फान आप ना करें, ज़्यादा ना करें क्योंकि बच्चे को चोट लग सकता है और गिरना नहीं चाहिए। आप ड्राइविंग कर रही हैं बिल्कुल सही से कीजिए। समझ में आ रहा है बात? तो ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो। बच्चे में कोई अगर दिक्कत होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ठीक नहीं हो पाती हैं। इसके बाद क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया है तो हम इसको सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। अगर लोकेशन में दिक्कत है ना तो सर्जरी के माध्यम से ठीक करने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर अगर ये वाली दिक्कत है कि आपका जो पेशाब है वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाली दिक्कत है, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं, पाइलोप्लास्टी होता है, ताकि अगर बच्चे में ये वाली दिक्कत हो, जब पेशाब ऊपर की तरफ जाएगा ना तो बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होगा, बच्चे के ब्लैडर में, बच्चे के किडनी में इन्फेक्शन होगा और वहाँ पे ग्रोथ किडनी की सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये दिक्कत होता है। अब एक और दिक्कत है जिसको हम बोलते हैं मल्टीसिस्टिक, क्या बोलेंगे, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। इसमें होता क्या कि किडनी है, पूरी किडनी में सिस्ट है, सिस्ट में आपके फ्लूइड भी भर सकता है, आपकी किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है और यहाँ पर यूरेटरल एटरेसिया भी हो सकता है, जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें आपकी जो यूरेटर होता है वो ब्लैडर से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए आपकी किडनी है और ये हो गया पेशाब का रास्ता, तो ये जब आपकी किडनी है, ठीक है, ये किडनी है आपकी। अब हुआ क्या कि ये जो यूरेटर है और ये जो ब्लैडर है ये सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, मतलब ये आड़ा तिरछा है और इस तरीके से आ रहा है या फिर इस तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, तो पेशाब सही से बॉडी के बाहर नहीं निकल पाता है। तो किडनी में सिस्ट होते हैं जिसमें अगर ऐसा दिक्कत हो तो किडनी को पूरी तरह से निकाला जाता है, आपको निकाल दिया जाएगा आपके बच्चे की किडनी को, तो यहाँ पर दिक्कत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमने बात की थी रीनल डिस्प्लेजिया यानी कि किडनी के सही से डेवलपमेंट नहीं होने की, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। नॉर्मल किडनी हमारी इस टाइप की है, नॉर्मल किडनी हमारी किस टाइप की है, इस टाइप की है, लेकिन ये छोटी रह गई, तो दिक्कत वाली बात है, वही डिस्प्लेजिया, सही से ग्रोथ नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए किडनी एक है एक नहीं है, यहाँ पे हॉर्स शू किडनी है, मतलब हॉर्स की तरह है। अब अगर और हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, और अगर हम ध्यान से देखेंगे, चलिए लास्ट में एक और टॉपिक जो कि छूट गया था। अब देखिए छठा ये कि फ्यूजन एनोमेलीज। अब एक और दिक्कत होता है, मतलब ये है कि किडनी तो है लेकिन अब आपस में मिल गई है, किडनी को मिलना है क्या एक दूसरे से, नहीं मिलना है। एनोमेलीज का मतलब ये होता है कि डेवलप, जैसी नॉर्मली उसकी स्ट्रक्चर होती है वैसे स्ट्रक्चर उसकी है नहीं और एबनॉर्मल है, उसकी डेवलपमेंट सही से हुई ही नहीं है। तो जब आपकी किडनी में फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का मिलना, दो चीज़ों का मिलन, लेकिन किडनी मिलती नहीं है, किडनी दोनों साइड होती है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, हॉर्स शू किडनी, ठीक है, क्रॉस्ड फ्यूज रीनल एक्टोपिया और फ्यूज्ड पेल्विक किडनी। अब इसका मतलब क्या, पहला वाला जो है इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू। हॉर्स का मतलब क्या है, घोड़ा, घोड़े का जो आपका पैर उसने आपने देखा होगा उसका, उसकी तरह हो जाता है। ये कैसा होता है, ये देखिए कैसा होता है, ये आपका कुछ इस टाइप का दिखता है आपस में। ये देखिए ये आपस में दो किडनी है, दोनों आपस में मिल गई है। अब दोनों आपस में मिलना है क्या, दोनों को नहीं मिलना है, तो फ्यूज कर गया है। अब नॉर्मल ऐसा किडनी होता नहीं है, तो इसीलिए ये है फ्यूजन एनोमेलीज के अंदर में। अब ये भी टाइप का दिक्कत होता है। दूसरा है क्रॉस्ड वाला जो था, देखिए दोनों किडनी एक ही साइड आ गया, लेकिन दोनों किडनी तो दोनों साइड होती है ना। अब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, अब दोनों किडनी की डेवलपमेंट एक साइड हो गई और ब्लैडर किस तरीके से आड़ा तिरछा होकर के फिर आपके थैली तक आया है, तो यहाँ पर दिक्कत हो गया। ठीक है, रीनल एक्टोपिया। अब इसमें क्या होता है कि एक किडनी बड़ी है एक छोटी है, देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट सही से है ही नहीं, तो वो वाली प्रॉब्लम हो गई। अब एक और आपको मैं बता दूं, फ्यूज्ड पेल्विक किडनी। अब दोनों किडनी है, फ्यूज्ड पेल्विक किडनी, दोनों किडनी तो है, इसमें क्या है कि एक किडनी है और दो पाइप है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो किडनी आपकी इस तरीके से एक एक इधर इधर होती है और दोनों किडनी में एक एक पाइप होता है और फिर जाकर के वो दोनों पाइप आपके थैली से अटैच होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक किडनी है और उसमें दो पाइप है, ये भी वाली प्रॉब्लम होती है। तो हम जब हॉर्स शू हो तो हम पाइलोप्लास्टी कर सकते हैं, और अगर क्रॉस्ड वाला दिक्कत हो इसमें भी हम पाइलोप्लास्टी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन सेकेंड प्रॉब्लम है ये। लेकिन अगर हम और देखें
तो ये वाली जो प्रॉब्लम है जो कि फ्यूज्ड किडनी है, जिसमें एक किडनी होती है और 2 पाइप होता है, 2 यूरेटर होता है, ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है किडनी में दिक्कत तो होता है। अब जब दिक्कत हो रहा है तो आपको क्या करना है? तो आपको, आप जब माँ बनने वाली है या फिर आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, आपके कोई पेशेंट है जो कि प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम में उनको सलाह दीजिए कि वो प्रॉपर डाइट ले। डाइट मॉडिफिकेशन के माध्यम से हम बच्चे को जब पोषण देते हैं तो उसकी डेवलपमेंट बड़े अच्छे से होती है, उनके बॉडी में खून की कमी ना हो, साथ में व्यायाम करे थोड़ा बहुत, और जो चीज़ ज़रूरी है एक्सरे करवाते रहें बच्चे का, अच्छे से डॉक्टर के संपर्क में रहें, ताकि उनका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करे। और डेवलप करने के बाद आप देखेंगे कि बच्चे में अगर आप कोशिश करते हैं ना शुरू से कि हाँ बच्चा बिल्कुल सही तरीके से जन्मे, तो वो ठीक ठाक होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप मानते हैं कि जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जो मैंने आपको ये किडनी वाली समस्या बताया है, इसमें जेनेटिक हम ये नहीं मान सकते कि जेनेटिक ये वाली समस्या आती है, क्योंकि जिसके भी बच्चे में ऐसे दिक्कत होती है उसके माता पिता के किडनी में कोई भी समस्या नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक बढ़ने के टाइम में ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, मैंने आपको अच्छे से बताया है, अच्छे से समझाया है। और आप ये चीज़ को कोशिश कीजिए कि आप कहीं भी मुझे मैसेज करते हैं, पूरा जो भी आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जो भी टेलीग्राम का जो लिंक है, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाते हो तो एप्लीकेशन का लिंक है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती हैं, जाकर के आप वहाँ से डायरेक्ट उस चीज़ों को कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, और आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज कॉपी लिया होगा, पेन लिया होगा, बॉटल लिया होगा, और बिल्कुल अटेंशन के साथ अभी इस लेक्चर को आपने अटेंड किया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, तो आपको सीखना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सीख गए होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना ख्याल रखिए, और अपने फ्यूचर के लिए काम कीजिए।